अब मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने अध्यक्षीय उद्बोधन एवं आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय वसुदेवजी देवनानी, कुलगुरु डॉक्टर आलोक जी त्रिपाठी, यहाँ उपस्थित सभी कुलगुरु प्रोफेसर पवन जी शर्मा, एसके असेरी जी, प्रोफेसर गोविंद साहेब शुक्ला जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चेतावत जी, पूर्व कुलगुरु डॉक्टर प्रदीप जी प्रजापति, सीपी शरद जी कविराज, एमएल गर्ग जी, जिलाधिकारी आलोक रंजन जी, सभी पुलिस अधिकारी, प्रबंध मंडल एवं अकादमी के काउंसिल के सदस्य, आचार्य प्राचार्य निदेशक अधिकारीगण, अभिभावक, मीडिया बंधु, छायाचित्रकार, छात्र छात्राएं, भाई और बहनों, आज सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडी न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मैं आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। मुझे आने के पश्चात कुलगुरु त्रिपाठी ने बताया कि यह हॉल बड़ा है, हमारी संख्या ही कम थी, तो शहर में छोटा हॉल नहीं मिला करके इधर लंबे होकर भी यहाँ उपस्थित रहे। ऐसी स्थिति थी तो हम राजकीय क्षेत्र के लोग क्या करते, सर जो प्रेक्षक आते उनको ऐसा दूर दूर बिठा देते, दूर दूर बिठाए तो सब जितना मैदान रहता है वो भर जाता। आप भी एक कुर्सी छोड़कर बैठते थे तो पूरा हाथ भर जाता था। ये पत्रकारों के लिए नहीं। मैं आप सभी को आज के इस गरिमामय दीक्षांत समारोह की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक अवसर है जो भी आप तक जो शिक्षा प्राप्त की थी उसे जीवन में व्यवहार में प्रयोग करने के लिए तैयार हुए हैं। दीक्षा के इसीलिए मैं शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी जीवन का नव आरंभ कहता हूँ। अपना जीवन कैसा बिताना इसका एक आरंभ आपसे शुरू हो गया, वो नौकरी में हो, उद्योग क्षेत्र में हो, कौन से भी क्षेत्र में हो। प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत आचार्य जो रहते थे वो शिष्य को उपदेश करते थे और उपदेश पे वो आखिरी यही बोलते थे कि सदा सत्य बोले, धर्म का आचरण करे और अपनी प्राप्त शिक्षा का अहंकार नहीं पाले। अभी हम ग्रेजुएट हुए, डिग्री प्राप्त हुई, ऐसा अहंकार किसी ने भी नहीं करना, क्योंकि जो जो अहंकारी होते हैं वो कुछ आगे ले जाते, ऐसा अभी तक का अनुभव है। और इसीलिए अहंकार छोड़ना, और अहंकार छोड़े जो लोग रहते हैं वो निश्चित स्वरूप से आगे जाते। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसका अधिकतम लाभ कैसे समाज और राष्ट्र के मिले, इसे लिए प्रयास करें। आप इस
साइबर अपराध, आतंकवाद, सामाजिक अशांति, नशीली दवा का खतरा आदि चुनौतियों से सामना करने के लिए आपको निरंतर सीखते रहना होगा। ये शिक्षा पुलिस पे तो उपयोगी है और मेरे ख्याल से आप सभी जो यहाँ अभ्यर्थी बैठे हैं ये आगे मिलिट्री में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं। इस कारण से आपने ये उपाधि ली है कि नहीं कि आपको पुलिस में नहीं जाना है? मेरा तो ये अभी तक मानना है कि ये पुलिस यूनिवर्सिटी जो है वो पुलिस यूनिवर्सिटी इसीलिए कि आपका पुलिस में मिलिट्री में जाने का प्रशिक्षण होना। आप तो नियम का कानून का तो करेंगे ही, लेकिन शारीरिक और आपने वो परेड वो भी सीखी तो आपको पुलिस में या मिलिट्री में जाने के लिए आप तैयार होगी। ऐसे बहुत एकेडमिक है, स्कूल है, तो केवल इतना ही शिक्षण देते दो, परेड सिखाते और वो बच्चे फिर मिलिट्री में या पुलिस में जाते। जिसको अच्छी परेड आती है वो पुलिस वाले उसको चुन भी लेते हैं। तो ये भी सिखाने के लिए बहुत पैसा लेते हैं वो स्कूल वाले या एकेडमी वाले। मैं इतना पैसा देकर भी वो सीखते। आप तो यहाँ डिग्री प्राप्त कर रहे, तो डिग्री के साथ ये भी आपने किया, करते कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उद्देश्य रखा कि हम तो डिग्री भी प्राप्त करेंगे और शारीरिक भी कमाएंगे और इससे मिलिट्री में या पुलिस में भर्ती होने से लिए आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। आप सहज गति से जा सकते हैं पुलिस में क्योंकि आपका उतना शिक्षण हुआ था, आपको परेड आती है, आपको सब आता है, तो इसीलिए ये भी आप करना ऐसा मुझे लगता है। इसी से तो पुलिस का विश्वास और भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि ये आप प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपको बाद कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और ऐसे शिक्षित जो कानून है, जो शारीरिक शिक्षण है, वो सीखे और शायद नौकरी करो, यहाँ मत करो, यहाँ पुलिस पे जाओ मत जाओ, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग वाले गांव में रहे, उद्योग व्यवसाय में रहे, तो गांव के बच्चों को भी लाभ होता है। वो भी मैदान में जाएगा, उसके साथ बच्चे भी मैदान में जाएंगे और इसीलिए वो गांव का एक वातावरण भी अच्छा बदलता है। और शारीरिक की तरफ गांव जाता है, गांव के बच्चे की बच्चे सब शारीरिक करते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। आपको याद होगा कि मिलिट्री ने भी एक कार्यक्रम रखा है अग्निवीर का। अग्निवीर चालू है अभी, नहीं चले तो काय के लिए भाई अग्निवीर 4 साल का वो कार्यक्रम है और 4 साल के बाद तुम वापस आओगे तो 20-22 लाख रुपए लेके आओगे। वो लेके आएंगे, तुम व्यवसाय भी कर सकते हैं, कोई नौकरी कर सकते हैं, मिलिट्री में पुलिस में भी जा सकते। लेकिन आप 17-18 साल के बाद गए तो मुझे यकीन है, विश्वास है, आप 50 किलो से जाओ और 60-65 किलो से वापिस आओ। इतना अच्छा खाना भी मिलता है, शारीरिक भी होता, आपकी प्रकृति बढ़ जाती है, आपका वजन भी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग कुछ कम नहीं होती। मैंने 1 महीने की ली, ज़्यादा तो नहीं। हम स्कूल में थे, 7वीं-8वीं में पढ़ते थे, तो जब उस समय था 60 के पहले, 1960 के पहले की बात है, तो लोक सहायक सेना ये नाम से मिलिट्री के लोग
हर स्कूल वाले को, जो स्कूल के बच्चे उनको ट्रेनिंग देती थी, केवल स्कूल के नहीं लेकिन वो उम्र के 20-22 साल के उम्र के जो होते उसके नीचे के 20 साल के, उसको ऐसी ट्रेनिंग देती थी महीना भर की। यानी अच्छा सिखाते थे, नहीं आए तो थोड़ा मारते भी थे। मिलिट्री के लोग तो कोई मस्त गालियां भी देते थे, सब करते थे, तो कोई रुकते नहीं वो। हाँ, लात से भी मारते थे, पैर से भी मारते थे, वो मिलिट्री के ही लोग रहते। हाँ, और ये तो पुलिस वाले को और मिलिट्री वाले को करना ही पड़ता। हाँ, उन्होंने किया तो ही लोग घबराएंगे, नहीं तो काहे को घबराएंगे। हाँ, तो ऐसा ट्रेनिंग भी जो आपके जीवन में उपयोग होता है, शारीरिक में उपयोग होता है। तो ऐसा अग्निवीर की, तो उसको कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो चालू नहीं। मैं ये समझता हूँ कि किसी ने ट्रेनिंग लिए गांव में रहा, किसी को खेती करना है, किसी को और कुछ करना है, दुकानदारी करना है, लेकिन ऐसे 10-5 लोग 4 लोग गांव में रहे तो ट्रेनिंग लेंगे तो गांव का चित्र बदल जाएगा। और 4 साल में उसको वेतन भी नहीं लगता, 4 साल में उसको व्यायाम के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। तो ऐसे बच्चे गांव में रहे तो गांव के बच्चे सुधर जाएंगे, और इस कारण से ये ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण है अग्निवीर की। जैसे आपको मालूम होगा कि इजराइल नाम का देश है, इजराइल। अभी तो रोज पढ़ते अपन इजराइल को, रोज आप पेपर में पढ़ते। वो इजराइल कब स्वतंत्र हुआ? भारत के बाद 1948 में। लेकिन वहां तुम 12वीं परीक्षा पास हो गए तो छात्र को 3 साल की वो मिलिट्री की परीक्षा लेना ही पड़ती, उसके उस पर जाना ही पड़ता। और छात्राओं को तो 2.5 साल ये कंपल्सरी, छूटने किसी, ये ट्रेनिंग लेना पड़ती उनको, तो भी आगे पढ़ो, नहीं तो नहीं, प्रवेश नहीं मिलता कॉलेज में, विश्वविद्यालय में। आज भी चालू है, आज करके तो उतने वो लड़ाई के बारे में, आक्रमण के बारे में इतने तैयार होते हैं। जो वहां के नागरिक है जिन्होंने ये ट्रेनिंग तो खुद मिलती है भारत को, तो जब ऐसा प्रसंग आता लड़ाई का दूसरे देश के सामने, तो ये सब लोग वो गवर्नमेंट के ऑफिस के समोर, मिलिट्री के ऑफिस के समोर वो कतार लगाते, मुझे भी कुछ काम दो, मुझे भी कुछ काम दो। काय का काम? तो लड़ाई का। मुझे भी कुछ काम दो, स्वयं जाते। क्यों? उनकी मानसिकता बनती। वो 3 साल के नौकरी में, 3 साल के वो ट्रेनिंग में वो बच्चों की मानसिकता बन जाती है, और वो हमेशा के लिए रहती है। तो वैसे अग्निवीर का वैसी है, या वो इजराइल का भी वैसी है। तो ऐसी मानसिकता अपनी बन जाए एक बार, तो मैं लगता हूँ कि वो मानसिकता बन जाए तो आपका वो ध्येय धोरण बन जाता है, अपना ध्येय धोरण बन जाता है। एक बार उस दिशा में आप गए तो, और उसका लाभ अपने गांव के लोगों को होता है, समाज भी होता है, राष्ट्र के प्रति भी होता है। ये सोच करने की जरूरत है, ये मन में लाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अभी यहाँ के यूनिवर्सिटी को तो सरदार पटेल जी का नाम दिया है। सरदार पटेल तो बहुत बड़े और बहुत नेता होके गए, तो राष्ट्र के प्रति उनका तो बहुत योगदान है। आपको ये भी याद होगा कि जब अपन स्वतंत्र हुए, जब अपने पास 565 राजे होते थे, राजे महाराजे, राजस्थान में तो ज्यादा थे, तो उन्हीं सभी को भारत में लाना, विलीन करना, इसका काम उनके तरफ था।
तो उनमें से जो पहले इसमें तो 560 हो गए, लेकिन 5 पीछे रहे। एक दक्षिण भारत का था त्रिवेंद्र में या कोई ऐसा, और एक हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। जूनागढ़ तो गुजरात में आप जानते होंगे, जो पाकिस्तान का पंतप्रधान बना भुट्टो, वो वहां का, वो बाद में भाग गया स्वतंत्र मिलने के बाद। वो जब प्रेशर आया उस पर कि भाई तू विलीन हो जा, तो वो भाग गया यहाँ से। और हमारे हैदराबाद के जो निजाम थे, उसको तो सरदार भाई पटेल ने झोंकने को लगाया, जो तो मिलिट्री पुलिस एक्शन करवा दी। और सब उसमें भी वो हैदराबाद का जब एक्शन होने वाला था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश में थे, और विदेश में थे तो इधर मिलिट्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलिट्री के लोगों को पुलिस का ड्रेस पहना के आक्रमण करने को बोला। वो वहाँ तो पुलिस का ड्रेस क्यों और मिलिट्री का क्यों नहीं? तो मिलिट्री का ड्रेस वो तो पहले से ही वो यूनो में गया था प्रश्न, और यूनो में गया तो फिर अपन मिलिट्री में कुछ नहीं कर सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि मिलिट्री के लोगों को पुलिस एक्शन बोलो और काम करो। और जब पंडित जी उधर थे तो उनको पता चला कि यहाँ मिलिट्री जा रही है हैदराबाद में। कोई लोगों ने फोन किया, पंडित जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां से फोन किया कि कई दिन रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कई दिन रुको, हैदराबाद में आप जो मिलिट्री भेज रहे वो मत भेजो। सरदार पटेल ने उनको उत्तर दिया, वो तो 2 दिन हो गए हमने कब्जे में ले लिया, सही कब्जे में नहीं था आपने। पर पटेल साहब ने बोला उनको, पंडित जी को, 2 दिन हो गए अपन कब्जे में ले दिए, हमारे सब सैनिक उधर गए, कब्जे में ले लिया। पंडित जी कुछ नहीं बोले, कब्जे में ले लिया। तो ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उप पंतप्रधान भी थे। जब अपन स्वतंत्र हुए तब देश के केवल 15 स्टेट थे, 15 स्टेट, और ऐसा लगता था कि जो स्टेट थे वही कांग्रेस का अध्यक्ष चुनते थे, और जो अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का वही पंतप्रधान होगा। तो आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा, 15 से 12 स्टेट थे, 12। कहा था कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को पंतप्रधान करिए। महात्मा गांधी जी को बोला कि तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल को पंतप्रधान बनाओ। 12 स्टेट में सब भारत के लोगों की इच्छा थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश के पहले पंतप्रधान होना। परिस्थिति तो बदली थी। मैं और एक बात खासकर के लिए उन्होंने की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिस क्षेत्र में रहते थे गुजरात में, वो क्षेत्र का बड़ा दूध का व्यवसाय था पहले, अभी तो है, पर लेकिन वो पारसी डेयरी थी, पारसी डेयरी, पारसी समाज का एक वो डेयरी चलाता था, और वो काश्तकार को बहुत कम पैसे देता था, और मुंबई में जाके दूध बेचता था मुंबई में। अभी भी वो पारसी डेयरी मुंबई में है, वो नाम की, अभी भी, पर बहुत कम हो गई। तो ऐसे तकरार काश्तकारों ने महात्मा गांधी जी की कि हमको पैसे नहीं देते ज़्यादा दूध के वगैरह वगैरह। तो महात्मा गांधी ने पंडित जी से बोला
कि ये सरदार पटेल जी से बोला कि आप देखो जरा इनका। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ठीक है, अपन यहाँ एक कोऑपरेटिव डेयरी निकालेंगे। और वो कोऑपरेटिव डेयरी निकाली तो फिर वो दूध खरीदी करने लगे, दूध बेचने लगे, उनका व्यवसाय शुरू हुआ। उसका नाम अभी अमूल है। पर जो डिस्ट्रिक्ट खड़ी की वो डेयरी, उससे मेरा संबंध भी थोड़ा आया, लेकिन मैं उसको बहुत चाहता हूँ। वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये मद्रास का, उसको जाना था बाहर विदेश में आगे शिक्षा लेने के लिए। तो वो शिक्षा लेने के सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको शिष्यवृत्ति दी, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जब वापिस आ गया तो उन्होंने वहाँ क्या की शिक्षा ली थी, अनुपम वगैरह ऐसा भी बनाने की जो शिक्षा होती ना, वो उन्होंने ली थी। वो उसमें इंजीनियर हुआ था। जो वापिस आ गया और सेंट्रल गवर्नमेंट गया, तो मैं अभी आकर मुझे कहीं तो काम दो। तो उनको कहा भेजा, उनको भेजा वो तुम्हारे आनंद में भेजा, गुजरात के। और बोले कि ये दूध का तो कार्यक्रम आते, इनकी शिक्षा उसमें नहीं थी। तो भी उन्होंने दिल से मन से काम शुरू किया। आते आते 5-6 महीने वहां रहा, गांव को गया माता जी को मिलने को। उसके पिताजी तो नहीं थे, माता जी थी। माता जी को गया, एक 5-6 दिन की, एक 10 दिन की छुट्टी लेकर। वो रेल से जाना आना बहुत देर भी लगता था। वहां गया तो माता जी बोले कि तू ऐसा कर, अभी शादी करके जा, तू शादी करके जा, अभी तेरी नौकरी है, सब है। तो उन्होंने बोला ला, जो बच्चे तू लाएंगे मैं शादी करूंगा। और विशेषता ये है, उनके नाते की कोई बच्ची आई तो उन्होंने शादी तो की, नए कपड़े भी नहीं थे हाथ पे, पुराने कपड़े में शादी की। सवेरे 11 बजे शादी हुई और वो पति पत्नी 4 बजे रेलवे स्टेशन में गए, रेलवे में बैठे और सीधा आनंद गए। देखो शादी का मामला, इधर तो 8-8 दिन चलती शादी, 8 दिन शादी चलती। क्या क्या करते मालूम नहीं, इतना खाना पीना तो बहुत होता है, सब मिठाई सब लोग खाते जाता है इधर पे। तो वो मुझे ये लगता उसका कि वो शादी और उसी दिन वो नौकरी पे गया। क्या मन होगा, क्या उन्होंने मन बनाया होगा। वहां गया, कई दिन रहा, तो फिर हमारे सरदार पटेल की मनीबेन पटेल, वो भी उनके घर में आती जाती थी। मनीबेन पटेल ने क्या बोला उसके औरत को, मनीबेन पटेल ने उसके औरत को बोला है, देख अभी तेरी नई शादी हो गई, पर ये जो वर्गीस है ना, तू वर्गीस की दूसरी पत्नी है। क्या लगा होगा, उसकी पहली पत्नी है वो डेयरी उसकी पहली पत्नी है, वो उस पर ज्यादा ध्यान देता है, तेरे पर ध्यान देने को उसको समय भी नहीं मिलेगा। तो नाराज मत हो जा। क्या मन बनाए होंगे लोगों ने, ऐसा मन बनने में जो काम करेगा वो बहुत आगे जाएगा। इसलिए अपना मन बना, जो मन आप बनाएंगे वो काम सक्सेस ही होगा। दिल से काम करो, मन से काम करो, शारीरिक क्षमता से काम करो, आपको कभी कमी नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में आप जब काम करोगे तो निश्चित स्वरूप से आप आगे जाओगे। मैं आप सभी को फिर से
धन्यवाद देता हूँ। आप डिग्री लिए तो इसके आगे भी आप पढ़ सकते हैं, इसके आगे भी आप परीक्षा दे सकते हैं, यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, आरपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, जल्दी नौकरी लगना है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जीवन में इतना करो, कोई अपने को अच्छा नहीं बोला तो नहीं बोला, लेकिन बुरा न बोलना, इतना तो काम करो। आपने को किसी ने बुरा नहीं बोला, और जो बुरा नहीं किसी को बोलते हैं उसको अच्छा ही लोग बोलते हैं, उसको अच्छा ही लोग बोलते हैं। तो अच्छा बोलने के लिए तो अपने को कुछ पथ्य करना पड़ेगा, अपनी समझ अच्छी होना, लोगों के बारे में अपनी दिलचस्पी अच्छी होना, लोगों को सेवा करने की भी आपने को आदत होना, और अपने में अच्छी समझ हो गई, अच्छा अपन काम किए तो निश्चित रूप से समाज अपने को भी अच्छा बोलता है। और जो कुछ काम मिलेगा, सरकारी हो, प्राइवेट हो, तुम्हारा खासगी हो, वो दिल से करो और आप ऊंचाई गाठो। इतना मैं करता हूँ। आप तो ये भी सोचते होंगे, आप पेपर में पढ़ते होंगे कि क्या क्या होता है, और पुलिस वाले को तो यार उन्होंने लगा है कि ड्रग, और राजस्थान तो 1100 किलोमीटर की पाकिस्तान की बाउंड्री, वो उधर से ड्रग आता है, बड़े बड़े थैले बेच आता है, और ड्रोन से भी छोड़ते हैं, सब करते हैं। क्यों? वो पैसा कमाने के लिए नहीं भाई, पैसा कमाने के लिए वो ये धंधा नहीं करते। वो भारत के तरुणाई, भारत के जो तरुणाई, उसकी शक्ति, उसकी ताकत कम करना है। 60-70 साल में उसको बुढ़ापना दिलाना, 50 साल के बाद वो कोई काम करने रहना, इतना ऐसा करने के लिए वो ड्रग बेचते हैं, तुम्हारी ताकत कम करने के लिए। आप ताकत कम कर सकते? आप ताकत तो नहीं कम कर सकते। आप उसमें गए तो बस आप तो मत जाओ, और अपने पास कोई होगा तो उसको भी छोड़ने को लगा, उसको भी छोड़ने को लगा। मैं कल बात कहा उधर, तो ये तो अब किसी के इसमें आग लगी, गांव में किसी को घर को आग लगी, आवास को आग लगी, तो लोग भागते दौड़ते बुझाने के लिए। क्यों? आपने कहा था विरोधक रहा तो भी हो जाता, क्यों जाता? उसको तो उसका झगड़ा है तो भी उसके आग बुझाने को जाता। क्यों? उसको ये लगता कि वो आग शायद मेरे घर तक ना आ जाए, वो मेरे घर तक भी आ जाती, नहीं बुझाई तो इसीलिए बुझाने को दौड़ता, और विरोधक भी दौड़ता, इसीलिए दौड़ता हो, और वो आग बुझाता। ये ड्रग की आग वैसी है, अपने पड़ोस में होगी, अपने गांव में होगी, तो उससे अपने तरफ, अपने घर तक आने के लिए, आपके आवास तक आने के लिए उसको देर नहीं लगेगी। तो है जहाँ की जहाँ उसको बुझाओ, जहाँ के जहाँ उसको रोको। ये भी अपने को काम करना पड़ेगा, और ये सही तरुणों को काम है। ये तरुण का यही काम है, सच करना, अच्छा करना। आप सभी से मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय राजस्थान, जय भारत।